सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो 12th की केमिस्ट्री चल रही है उसमें टॉपिक है हमारा वैद्युत अपघटन के नियम, और जिसमें फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम और आंकिक पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां से आप जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो आंकिक की है, चाहे फैराडे का प्रथम नियम है या द्वितीय नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप अवश्य देखें। ठीक है, तो फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो देखिए, माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा, यानी वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो विद्युत धारा की मात्रा तथा उसके आवेश तथा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा के बीच में संबंध स्थापित किया, और जिन्हें फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम कहते हैं। तो हम पहला चलते हैं फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या कहता है? तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक है, एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं W, विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा अर्थात Q के समानुपाती होती है। क्या कहा इसने? तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जो कि उधर हम पढ़ के आ रहे थे, है ना, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं और हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है, और जिसके द्वारा ये प्लस आवेश, ये ऋण आवेश है, और इसमें कोई भी हमने विलयन भर रखा है NaCl, ठीक है, इक्वस यहाँ Na धनायन है, ये इस पर निक्षेपित होगा, और ये Cl ऋणायन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा और Cl2 गैस के रूप में मुक्त होगा। तो जो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा इस इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, कितनी है, और इस पर जो आवेश है उसकी मात्रा के बीच में संबंध बताया था किसने? फैराडे ने। तो फैराडे ने ये बात कही कि Q आवेश के समानुपाती होती है, जिस पर हम Q के समानुपाती, यानी उस पर आवेश के समानुपाती होती है जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, ठीक है, किसके समानुपाती होती है? Q के। तो उसने एक संबंध दिया कि W प्रोपोर्शनल Q। क्या क्या कहा उसने? W प्रोपोर्शनल Q। तो कहा है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी W, विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा Q आवेश के समानुपाती होती है। यदि विद्युत अपघट्य के विलयन में Q आवेश प्रवाहित करने पर, मान लेते हैं उस पर Q आवेश प्रवाहित किया गया है, करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या हो? W हो। तो फैराडे के प्रथम नियमानुसार क्या हो जाएगा? W प्रोपोर्शनल Q। अगर हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? IT, तो अब मैं Q के स्थान पर IT रख दूं, तो W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? IT, है ना, W प्रोपोर्शनल क्या हो गया? IT। लेकिन हम जानते हैं जब भी साइंस में प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट अवश्य आता है। तो W बराबर ZIT, यहाँ पर क्या आया? एक कांस्टेंट ZIT, ठीक है। अब ZIT एक कांस्टेंट आया, या फिर हम इसे समीकरण पहला भी दे दीजिए, इससे हम न्यूमेरिकल ज्ञात करेंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि W बराबर Z और IT के स्थान पर क्या हो सकता है? Q। तो एक सूत्र ये भी हो सकता है, अगर Z की मात्रा दी गई हो और Q की मात्रा दी गई हो तो भी हम निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अगर I धारा की मात्रा दी हो, समय कितने तक प्रवाहित की जा रही है, और Z का मान दिया है, तो हम यहाँ पर भी किसकी पदार्थ, निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो जहां Z क्या है भाई? Z एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, और जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और I विद्युत धारा है, T समय है, ठीक है, समय किसमें? सेकंड में लगाएंगे, ठीक है, समय अगर न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो सेकंड में, ठीक है।
और अब देखो अब हम बात करते हैं कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा क्या दें। तो हमने पढ़ा क्या था, W बराबर ZIT। अगर मैं I बराबर 1 एम्पियर लगा दूं और T बराबर 1 सेकेंड, तो क्या होगा, W बराबर Z। क्यों भाई, W बराबर Z हो जाएगा ना, यदि I बराबर 1 एम्पियर है ना, I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड। तो समीकरण यही था फर्स्ट पीछे, समीकरण फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा, W बराबर Z। तो हम एक बात कह सकते हैं Z की परिभाषा से, यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या कह रहा है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की ग्राम में मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अगर मैं 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करूं और 1 सेकंड तक प्रवाहित करूं, तो W किसके बराबर होगा, Z के, यानी रासायनिक वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होगा, यानी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा के बराबर होगा। ये किसने बताया था, फैराडे ने। ठीक है, तो यहां से हमारा पहला नियम फैराडे का क्लियर होता है। अब पढ़ते हैं हम फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम, फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो इस नियमानुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में हम बहुत सारे श्रेणी क्रम में इलेक्ट्रोडों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोड हैं और इन्हें हमने सबको श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, लेकिन इन विलयनों में, इनमें जो वैद्युत अपघट्य हैं, इसमें मान लो KCl भर दिया, इसमें H2SO4 भर दिया और इसमें CaSO4 भर दिया। ये अलग अलग हमने विलयन क्या भर रखे हैं, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, कह रहा है विभिन्न वैद्युत अपघट्य, तो विभिन्न वैद्युत अपघट्य है, लेकिन सभी इलेक्ट्रोड कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें, श्रेणी क्रम में, एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कह रहा है जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में, लेकिन इसमें जो धारा प्रवाहित की जा रही है वो सब में समान करी जा रही है धारा। ठीक है, तो हम I की वैल्यू दे सकते हैं, वहां पर I बराबर समान है सभी में, मान लेते हैं प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ के द्रव्यमान होंगे वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे। किसके समानुपाती होंगे, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे। ये बात द्वितीय नियम में कही गई। तो यह हम अथवा में ऐसे कर सकते हैं कि जब समान विद्युत धारा समान समय के लिए अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, अलग अलग वैद्युत अपघट्य थे, तो फैराडे के प्रथम नियम से पहले वैद्युत अपघटन के नियम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो W1 अलग अलग करी जा रही है, तो पदार्थ की मात्रा होगी W1 बराबर Z1 और IT, है ना, और दूसरे वैद्युत अपघट्य के लिए तो W2 बराबर Z2 IT। अगर मैं W1 इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूं, अब देखो यहां पर कि W1 अपॉन W2, तो क्या आ जाएगा Z1 IT। ठीक है, लेकिन IT से IT कैंसिल हो जाएगी, IT यानी धारा तो समान समय तक, समान समय भी समय समान है और धारा भी समान है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे एक फॉर्मूला निकल के आएगा W1 अपॉन W2 बराबर Z1 अपॉन Z2। इस फॉर्मूला को याद कर लेना, इससे न्यूमेरिकल ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो, अगर फैराडे के द्वितीय नियमानुसार सिद्ध करना चाहें, ठीक है, तो द्वितीय नियम डायरेक्ट सिद्ध करता है कि W1 प्रोपोर्शनल है किसके, E1। E1 मतलब क्या है यहाँ पर, तुल्यांकी भार, क्योंकि उसने ये कहा है कि जो
पदार्थ की मात्रा है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान या उसकी मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है तो हम सीधे भी लिख सकते हैं W1 प्रोपोर्शनल E1, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देंगे तो W2 प्रोपोर्शनल E2, ठीक है, इससे हम समीकरण दे सकते हैं। अब यहां पर समीकरण आप पहले बना लेना, ठीक है, और इसे दूसरा समीकरण बना लेना। तो यहां पर हम पहले समीकरण व दूसरे समीकरण से, ठीक है, दूसरे समीकरण से तो हम लिख सकते हैं कि W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। तो एक सूत्र हमारा ये भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, W1 E1 W1 अपॉन W2 और E1 अपॉन E2। E1 और E2 क्या है, तुल्यांकी भार है। W1 और W2 क्या है, ये है तुम्हारे विभिन्न वैद्युत अपघट्टों में की निक्षेपित मात्रा, यानी पदार्थ पर जो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित मात्रा है अलग अलग। समीकरण फर्स्ट नहीं, समीकरण यहाँ पर जो समीकरण दे रखा है या फिर यही समीकरण रखिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप समीकरण यही रख लीजिए, ठीक है। तो समीकरण यहाँ तक थर्ड हो गया, फोर्थ फिफ्थ हो गया। तो अब समीकरण यहाँ पर होगा तुम्हारा फोर्थ और फिफ्थ से है यहाँ, तो फोर्थ और फिफ्थ से। अब समीकरण देखो ये निकल के आ गया कि W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। एक सूत्र ये रहेगा। इससे पहले एक सूत्र मैंने तुम्हें ये बताया था, तुम्हें W1 अपॉन W2 बराबर Z1 अपॉन Z2। अगर मैं इससे जो W1 और W2 के मान कहाँ रख दूं, समीकरण थर्ड के मान किस में रख दूं, इससे तुलना कर दूं, तो इसका मान क्या आ जाएगा, E1 और E2 बराबर Z1 अपॉन Z2। एक सूत्र ये भी बन सकता है समीकरण। तो हम एक तुलना ये भी कर सकते हैं कि E1 किसके, Z1 के बराबर है, और E2 Z2 के। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल किसके है, Z के। E प्रोपोर्शनल किसके है, Z के, यानी जो Z है रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, वो किसके समानुपाती है, तुल्यांकी भारों के समानुपाती है, ठीक है। तो यहां पर एक संबंध निकल के आया, तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो F आ जाएगा, ठीक है, E बराबर FZ, क्या आ जाएगा, E बराबर FZ, जहां F क्या है, F फैराडे नियतांक है या फैराडे संख्या है या फैराडे स्थिरांक है, और F बराबर होता है, यानी 1F बराबर होता है 96,500 कूलाम। कितना होता है, 1F बराबर 96,500 कूलाम। तो हम एक बात और भी कह सकते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, एक मोल इलेक्ट्रॉन को जो आवेश होता है वो 1 फैराडे होता है। अगर इसका हम निकालना चाहते हैं तो एक मोल का आवेश निकालना चाहेंगे तो एक मोल बराबर का होता है 6.022 इंटू 10⁻27 और इंटू इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू, जो इन दोनों का गुणा करेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश का, तो हमारा 96,500 कूलाम के लगभग आता है। तो हम 96,500 कूलाम लिख देते हैं। तो हम 1 फैराडे बराबर कितना लिख सकते हैं, 96,500 कूलाम होता है। ये याद रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, हम परिभाषा दे रहे हैं अब इस सूत्र के आधार पर, किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो देखो, किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, परिभाषा बनी। लेकिन एक प्रश्न ये भी है, इसे भी देख लेते हैं एक लाइन के लिए, नोट पॉइंट है कि रिडॉक्स अभिक्रिया में जितने मोल इलेक्ट्रोड का आदान प्रदान होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया में जितने मोल इलेक्ट्रोड का आदान प्रदान होता है, उसके आधार पर फैराडे के नियम से निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रोडों की मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। कोई भी इलेक्ट्रोड है उसमें उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, कि अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया। जैसे हम इसको समझाएंगे एक उदाहरण से, ये जो कहना चाह रहे हैं, एक ये अभिक्रिया है Ag धनायन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और बनाया Ag सॉलिड, यानी धातु बनाई। तो मैं सिल्वर आयनों में 1 मोल के अपचयन के लिए, यानी यहाँ पर अपचयन हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घेर किए गए, तो 1 मोल अपचयन के लिए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया गया था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन
की आवश्यकता होती है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, एक सूत्र याद रखेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं 1 फैराडे। ठीक है, ये बात समझाना चाह रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है 1 फैराडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। अतः 1 एफ आवेश द्वारा 1 मोल सिल्वर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होती है। ठीक है, इस पर आधारित जो आंकिक होगा उसे मैं लास्ट में समझाऊंगा, और ये पिछली बार जो नीट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। जो नीट एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें इस पर आधारित एक क्वेश्चन आ चुका है, उसको बताएंगे। अब देखो हम चलते हैं इसके आंकिक पर। किसकी बात कर रहे हैं हम? अब कर रहे हैं हम आंकिक की बात। तो आंकिक है तुम्हारे पहला, देख लीजिए जो बच्चे, 1 मिनट रुकेंगे। आंकिक में क्या दिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया जाता है। कितने तक? 10 मिनट तक। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, यानी कैथोड पर जो निक्षेपित हो रहा है उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो हम फैराडे का जो प्रथम नियम पढ़ा है उसी से निकालेंगे इसे। किससे? फैराडे के प्रथम नियम से। तो देख कर रखा है, तो पहली बात दे रखी है उसमें आई बराबर कितनी है 1.5 एम्पियर कितने समय तक प्रवाहित की जा रही है। तो धारा का जो समय है वो t बराबर कितना है 10 मिनट। कितने समय तक? 10 मिनट। और 10 मिनट को हम किस में चेंज करें? सेकंड में। तो बताओ 10 × 60 बराबर 600 सेकंड। कितनी? 600 सेकंड हो जाएंगे। अब गणित किया जाता है, कह रहा है W ज्ञात कीजिए। W मतलब, अब सूत्र क्या होता है हमारा? W बराबर होता है ZIT। क्या होता है? ZIT। अगर मैं Z को बदलना चाहूं तो याद रखेंगे, Z को बदलना चाहूं तो एक सूत्र बनता है हमारा, यहीं भी लिख दे रहा हूं कि W बराबर E अपॉन IT बटे E मतलब तुल्यांकी भार है 96,500 कूलम। ठीक है, अगर इसको भी बदलना चाहते हैं तो E की जगह पर हम तुल्यांकी भार रखेंगे। जो तुल्यांकी भार कितना है ना, किसी भी पदार्थ का, तो तुल्यांकी भार की बात करते हैं हम। तो W बराबर, इसे ऐसे ही बदल सकते हैं इस सूत्र को, E बराबर होता है W अपॉन I इंटू T और इंटू 96,500 कूलम। लेकिन W बराबर N होता है। ठीक है, या हम बोलें E बराबर एक सूत्र होता है कि मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का या जिसका निकालना है उसका परमाणु द्रव्यमान A, ठीक है, एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, बटे N। तो ये हम सूत्र ऐसे ही बना सकते हैं। तो इसको मैं W न लिख करके क्या लिखूं? A अपॉन N। A का मतलब एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट किसका? जिसका हम निकाल रहे हैं, जिस पदार्थ का। तो ये वाला सूत्र आप याद रखेंगे, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में। अब मैंने कई सूत्र बता दिए डिटेल करके, अब आसान हो जाएगा सवाल। अब करेंगे, देखो A की वैल्यू कितनी है। तो जो कॉपर होता है ना, जो कॉपर होता है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 63.5। कितना होता है? 63.5 इंटू I की वैल्यू कितनी है? तो 1.5 इंटू कितने समय तक? 600 सेकंड तक
प्रवाहित की जा रही है, बटे अब n क्या है, संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक क्या होता है, तो मान लो कि कॉपर धातु में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, इसे इस तरह से निकल सकते हैं जैसे Cu, कॉपर सल्फेट का विलयन था तो उसे हमने इक्वस को तोड़ा तो कितने में टूटा था, Cu पे 2 धनायन और प्लस SO4 पर 2 ऋणायन। तो जो कॉपर है वो अपचयित होने में कितने इलेक्ट्रोड लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब बनाएगा Cu सॉलिड। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है वही इसकी संयोजकता गुणांक है या बैलेंसी फैक्टर है, ठीक है। तो बैलेंसी फैक्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लगा देंगे, 3 होगी तो 3 लगा देंगे, 4 होगी तो 4 लगा देंगे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 थे इलेक्ट्रॉन तो मैं इसकी वैल्यू कितनी लगा दूं, 2 इंटू 96,500 कूलम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब देखो 2 तिया 6, 3 बार कट गया ये, और इससे ये काटो 3 एकम 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 छिक्के 18, इससे इस तरह से कट जाएगा। अगर इसका और इसका गुणा करोगे और इसका भाग लगा दोगे तो जो आंसर आएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना, W बराबर वो आएगा 0.2961 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन करना है ना भाई, क्योंकि कैलकुलेशन कराएंगे तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट सवाल है, कितने एम्पियर विद्युत धारा AgNO3 के विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित की जाए कि 25 ग्राम Ag निक्षेपित हो जाए। अब इसमें पूछा गया एम्पियर, कितने एम्पियर, यानी A बराबर प्रश्नवाचक, ठीक है। 30 मिनट समय दे रखा है तो हम निकालते हैं इसे। तो A बराबर नहीं, I बराबर, A तो उसका मात्रक है, I बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, समय कितना दे रखा है 30 मिनट, और इसे हम सेकंड में बदलेंगे तो बताओ 30 इंटू 60 तो 3 छिक्के 1800, कितनी सेकंड 1800। उसके बाद W 25 ग्राम, ये पदार्थ की Ag की निक्षेपित मात्रा है, तो W बराबर कितनी दे रखी है 25 ग्राम। Ag का तुल्यांकी भार उसने दे रखा है तो E बराबर कितना 107.87, तो सूत्र लगा दीजिए। सूत्र कौन सा लगाएंगे भाई, सूत्र है तुम्हारा W बराबर ZIT, बोलो भाई साथ साथ। अब मैं क्या करूं, इसे कन्वर्ट कर लूं, W बराबर EIT, W बराबर EIT बटे 96,500 कूलम। इस सूत्र में हम मान लगाएंगे, लगा दीजिए। तो W का मान कितना है 25, या फिर I का सीधा मान लगा लें। तो देखो I बराबर एक लाइन और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। I बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो I बराबर ये W इंटू ये तो चले जाएंगे उधर, तो W इंटू 96,500 बटे, और जो E और T है वो बटे में जाएगा, E इंटू T। अब लगाओ मान, क्योंकि I की वैल्यू पूछी है उसने। तो देखो W की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 96,500 कूलम बटे इसकी वैल्यू कितनी है E कितना दे रखा था 107, E दे रखा है 107.87, और इंटू T की वैल्यू कितनी है 1800 सेकंड, 1800 सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसकी अगर तुम पूरी कैलकुलेशन करोगे तो I का जो मान आएगा वो आ जाएगा 12.43 एम्पियर। कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये तुम्हारे 2 न्यूमेरिकल हो गए, कितने हो गए 2, कैलकुलेट करके देख लेना।
अगला है देखिए तीसरा आप खुद करना, ठीक है। उसमें कुछ नहीं पूछा है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा पूछी है और निक्षेपित कॉपर में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अगला देखें, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक निश्चित समय में 0.35 ग्राम तथा 1.188 ग्राम सिल्वर एकत्रित हुआ है। यदि सिल्वर की तुल्यांकी भार इतना है तो कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात करिए। ये पूछा गया है जो न्यूमेरिकल आपका, बताओ किससे पूछा गया है, ये सेकंड लॉ से, ठीक है, यानी फैराडे का द्वितीय नियम। अब फैराडे के द्वितीय नियम से ये पूछा गया है। तो फैराडे के द्वितीय नियम में क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है कॉपर सल्फेट और एक दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें हमारा तो पहली बात हम कर ले रहे हैं, यह है कॉपर वाला, कॉपर निक्षेपित हो रहा है, और दूसरा है तुम्हारा Ag, जिसमें Ag निक्षेपित हो रहा है क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट है। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक निश्चित समय में 0.35 ग्राम तथा 1.18 ग्राम। तो जो कॉपर है उसका मात्रा कितनी निक्षेपित हुई है, 0.35 ग्राम, और सिल्वर है उसकी मात्रा कितनी, तो ये W1 मान ले रहा हूं और ये W2 मान ले रहा हूं, कितनी है तो 1.188 ग्राम एकत्रित हुआ। यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार अगर सिल्वर यानी E2 बराबर कितना 107.9 है, तो बात कर रहा है किसकी, E1 की ज्ञात कीजिए। E1 बराबर प्रश्नवाची चिन्ह। लेकिन हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2, है ना, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2, इससे हम ज्ञात करते हैं। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, E1, तो E1 बराबर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर W1 इंटू W1 इंटू, चाहे ऐसे ही रख दीजिए, सीधी सीधी मान हटाओ, क्या बढ़ाओगे बच्चों की तरह। तो W1 बराबर कितना, W1 का मान कितना है 0.35 बटे W2 का मान कितना है 1.188 और E1 ज्ञात करना है। E2 की वैल्यू कितनी है 107.9। अगर आप इसमें कैलकुलेशन करोगे या कैलकुलेट करोगे इसे तो आपका जो आंसर आएगा वो E1 बराबर कितना आ जाएगा, E1 बराबर 31.8। तो जो E2 उसका तुल्यांकी भार कितना होगा 31.8। नेक्स्ट अगला अंक देखेंगे, 5 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 बिलियन में 200 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे। तो देखो धारा कितनी दे रखी है, छांटिए सवाल, 5 एम्पियर, I बराबर 5 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 बिलियन में 200 सेकंड, कितनी सेकंड तक 200, तो T बराबर 200 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे। क्या पूछा है उसने, कितने इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाएंगे। तो अब ये सूत्र हमने पढ़ा, तो हमने एक चीज पढ़ी थी तुम्हें, Q बराबर IT, है ना, Q बराबर IT पढ़ा था। अब Q बराबर IT होता है और एक और सूत्र होता है Q बराबर NE, क्यों भाई, एक और सूत्र होता है Q बराबर NE। तो मैं यहां पर Q के स्थान पर NE रख दूं तो ये हो जाएगा NE, ये मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश IT। अगर मैं n इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालूंगा तो क्या हो जाएगा I इंटू T बटे E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। तो मान लगा दीजिए I कितना है 5,
T कितना है 200 बटे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है तुम्हारा, तो ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अगर आप दशमलव हटाओगे तो क्या करें, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ हो गए 1000, तो ये घातें आप ऊपर ले जाओ, तो अगर यहाँ पर काटोगे ये 1000 बार कट गया, अगर इसको काटोगे तो ये कटेगा 4 बार और ये हो जाएगा तुम्हारा 500। फिर काट लीजिए भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और कितना बचा, 1 4 दूनी 8। चलो कैलकुलेट कर लिए खुद भी, चलो मैं कर दूं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 बचे और 4 पंजे 20, 125 का 5 में गुणा कर लीजिए और ये घाते ऊपर पहुंचा दिए सारी। तो देखो 5 5 25 के 5 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11। कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? एक मिनट रुको, दोबारा से करता हूँ कैलकुलेशन, या आप कर लेना। आई बराबर कितनी है 5 एम्पियर, 5 और इनटू टी कितना है 200 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻�19। अगर आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लेना, तो 6.25 इंटू 10⁻21 आएगा आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, वैसे ही ज़्यादा समय लगेगा। सवाल कहीं है, एक और है सवाल, देखिए कि एक वैद्युत अपघट्य में 15 एम्पियर की विद्युत धारा 1.5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। कितने तक? 1.5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। यदि निक्षेपित धातु की मात्रा 0.783 ग्राम है तथा धातु का परमाणु भार 112 है, तो उसका तुल्यांकी भार तथा संयोजकता ज्ञात कीजिए। ये आपका एक और न्यूमेरिकल है जिसमें संयोजकता और तुल्यांकी भार ज्ञात करवाया है। क्या ज्ञात करवाया है? संयोजकता व तुल्यांकी भार ज्ञात करवाया है। तो छांटिए सवाल के लिए। धारा कितनी दे रखी है? आई बराबर, थोड़ा ऊपर खिसकाऊं इसे, दिख रहा है यहां पर सबको, ये है। आई बराबर कितना है 15 एम्पियर, कितने मिनट तक? तो टी बराबर 1.5 मिनट। अगर मैं 1.5 में 60 का गुणा कर दूं तो एक जीरो से तो दशमलव हट जाएगा, 15 छिक्के 90, कितनी आएंगी 90 सेकंड आ जाएंगी। और यदि निक्षेपित धातु की मात्रा यानी W बराबर कितनी दे रखी है 0.783 ग्राम है तथा धातु का परमाणु भार, जो धातु है उसका परमाणु भार दे रखा है यानी A बराबर 112, तो उसका तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए यानी E बराबर ज्ञात करवा रहा है। तथा संयोजकता भी ज्ञात करनी है भाई। तो संयोजकता कितनी दे रखी है? संयोजकता के लिए किसे N बराबर प्रश्नवाची चिन्ह। तो ये 2 क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। हम एक सूत्र जानते हैं, क्या? W बराबर EIT या ZIT से निकालेंगे बटे 96,500 कूलम, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं E की गणना करूं तो मेरे पास क्या क्या है, ठीक है। तो मेरे पास, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। तो देखो W की वैल्यू दे रखी है, W की वैल्यू कितनी है? W की वैल्यू है 0.783 बराबर, और क्या दे रखा है? E तो हमें ज्ञात करना है,
इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है 15, इंटू टी 90, ये 15 है, ई इंटू में कर दे रहा हूं, ठीक है। और क्या दे रखा है 96,500 कूलम। अगर यहां से आप ई ज्ञात करोगे कैलकुलेशन करने के बाद में, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन ज्ञात करोगे तो आपके लिए जो ई प्राप्त होगी वो 55.97 प्राप्त होगी, ठीक है, इस तरह से। अब बची संयुक्ता गुणांक ज्ञात करने के लिए, तो हम इसी फॉर्मूला का, ये हमारा पहला निकल आया क्या ई की वैल्यू, ठीक है। अब उसमें हमें संयुक्ता गुणांक ज्ञात करना है, तो W बराबर एक सूत्र था ई आई टी। अब इस ई आई टी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ई के स्थान पर मैं क्या लाऊंगा ए आई टी अपॉन, और इसका परमाणु भार तो ये हो गया संयुक्ता गुणांक n, ठीक है, इंटू 96,500 कूलम। तो यहां पर मैं मान लगा रहा हूं, ठीक है। तो W की वैल्यू कितनी है 0.783 बराबर ए कितना है 112, ए की वैल्यू कितनी है देखो 112 एटॉमिक वेट, और आई कितनी है आई 15, समय कितना है 90 सेकंड बटे 96, सॉरी एन ज्ञात करना 96,500 कूलम। अगर आप यहां से इसे कैलकुलेशन करोगे तो एन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी तुम्हारी 2, तो संयुक्ता कितनी होगी 2। इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुविकल्प में पूछे जाते रहते हैं कि निम्नलिखित अपचयन अभिक्रियाओं में से प्रत्येक को कितने आवेश की आवश्यकता होगी। जो अपचयन अभिक्रिया हैं उनमें प्रत्येक को कितने आवेश की आवश्यकता होगी, कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे एल्युमिनियम है कि 1 मोल, एल्युमिनियम के 1 मोल को एल्युमिनियम में कितनी, देखो एल्युमिनियम है, ये है एल्युमिनियम, ये नहीं करने का बहुत आसान है, ये 3 धनायन है। बताओ ये निक्षेपित होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन बना करके एल्युमिनियम सॉलिड बनाएगी, ठीक है, एल्युमिनियम सॉलिड बनाएगी। तो इसने कितने मोल इलेक्ट्रॉन लिए, तो 3 मोल, ठीक है, कितने मोल लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लिए, और जब 3 मोल लिए तो कितने फैराडे आवेश होगा 3f, ठीक है, कितने फैराडे आवेश होगा 3f। मैंने बताया 1 मोल बराबर होता है 1 फैराडे, ठीक है, इसलिए 3 मोल मतलब निक्षेपित होने के लिए कितने फैराडे बराबर होगा 3 फैराडे। ऐसे ही दूसरा है Zn2 धनायन के 1 मोल के लिए, तो Zn पर कितने धनायन है, ये पहला हो गया तुम्हारा। दूसरा देखेंगे Zn पर कितने धनावेश हैं 2, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा 2e इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा Zn सॉलिड। तो अभिक्रिया में जो आदान प्रदान हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो किसके आवेश के बराबर होंगे या मोलों के बराबर, है ना, यही बात मैं पहले समझा चुका हूं। तो देखो यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन लिए उसने, तो 2 मोल, कितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ थे 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे 2f के, तो इसका आंसर 2f, ठीक है। थर्ड है MnO4 पर एक एडाइन है को Mn में परिवर्तित होने के लिए। अब MnO4 है, उसे Mn में परिवर्तित होने के लिए, तो देखिए MnO4 के 1 मोल को Mn में परिवर्तित होने के लिए, जहां पर Mn है बेटा उसकी संयुक्ता कितनी है 2, लेकिन यहाँ Mn है उसकी संयुक्ता कितनी है, MnO4 में निकाल लोगे तो वो तुम्हें मैंने फर्स्ट ईयर में सिखाया भी होगा या आपके टीचर ने सिखाया होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। वैसे तो इसकी +7 होती है, इसमें निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो Mn की मान लेते हैं x, और किसकी निकाल रहे हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो देखो यहाँ पर कितनी है 4 ऑक्सीजन है, तो 4 गुणा, ठीक है, और -2, और जो ऋणावेश होता है उसको इधर लिख दें, कितना ऋणावेश है 1 है तो 1 लिख देंगे, तो 4 दूनी कितने हो गए 8, तो कितने आएंगे x - 8 बराबर -1। अब माइनस के हैं उधर ले जाएंगे तो कितने आ जाएंगे x बराबर -1 + 8, यानी x बराबर कितनी आई +7। तो यहाँ पर जो Mn है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +7,
और मुझे +7 से लगा कितनी रखनी है उसे Mn तक। तो अब मुझे जो MnO4 है, यहाँ पर ध्यान देंगे, MnO4 के लिए, ठीक है, MnO4 के लिए मुझे किस में कन्वर्ट करना है, तो उससे MnO4 के लिए मुझे किस में कन्वर्ट करना है, Mn2 धनावेश में। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, +7, ठीक है, और यहाँ कितनी है, +2। तो यहाँ कन्वर्ट करने के लिए मुझे इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे, ठीक है, बताओ मुझे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे, यानी 5 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का ही तो हेरफेर है, या 5 इलेक्ट्रॉन की तो आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा चार्ज दोनों। देखो मैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ जोड़े, ठीक है, तो अब 7 में से 5 घटाओगे तो आवेश कितना रह जाएगा Mn पे, बताओ भाई, Mn पर कितना आवेश रह जाएगा, यहाँ पर 7 है, और जब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो कितना रह गया, 2 ही आवेश रह गया। अब देखो इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, और मैंने कहा जितने भी ऑक्सीजन आते हैं उन्हें हम किससे पूरा करते हैं, हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। देखो समझने के लिए थोड़ा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उसके बराबर हम जल के अणु लगा देते हैं दूसरी तरफ, तो ये बराबर हो गए, तो ऑक्सीजन तो पूरे हो गए, लेकिन इधर हाइड्रोजन गड़बड़ा गए। हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो अगर हाइड्रोजन की पूर्ति करते हैं तो H धाइन से करते हैं, तो 4H की जगह, सॉरी 4 की जगह पर आएंगे 8, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 8। थोड़ा टिपिकल है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ही बताया जा सकता था, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं पूरा। प्लस कितने हैं, देखो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8H धनायन। जिन बच्चों का बेसिक अच्छा हुआ या जिन्होंने अच्छे से पढ़े होंगे रिडॉक्स तथा रिडॉक्स वाला जो चैप्टर है, रिडक्स तथा रिडक्शन, यानी रिडॉक्स अवक्रिया वाला चैप्टर है जो, यानी अपचयन और उपचयन, उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पर कितने, हमें 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन यानी कितने, 1 मोल नहीं, 5 मोल इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। कितने, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितने के बराबर होंगे, 5 फैराडे के बराबर होंगे। कितने के बराबर होंगे, 5 फैराडे के बराबर होंगे। तो इसी के साथ में मतलब आपके अंकित भी हो गए ये कंप्लीट। अगर शायद एक अंकित और रह गया है तुम्हारा, एक अंकित रह गया है, कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा निकाल लेंगे, यानी W बराबर किससे निकालेंगे, वही है तुम्हारा, या तो लगाएंगे ZIT और इसी को कन्वर्ट कर लेंगे, तो W बराबर क्या निकलेगा, किसी मात्रा दे रखी है ना, तो Z की दी है, एम्पियर दे रखी है, 20 मिनट तक दे रखी है, तो उसी से निकाल लोगे आप। क्या था, A इंटू I इंटू T अपॉन M इंटू 96,500 कूलाम। इस वाले सूत्र से हम Z की तुलना निकाल लेंगे। कॉपर में, कॉपर का परमाणु भार क्या है, 63.5 लगा देना A की जगह पर, बाकी सॉरी M की जगह पर, यही सूत्र था, 1 मिनट रुकना। AIT सॉरी N है वहां, यहाँ पर N है, मैं कह रहा क्या गलती हुई इसमें। इससे निकाल लोगे आप N की वैल्यू, ठीक है। N मतलब कितना है, तो कॉपर के लिए 2 होती है N की वैल्यू, ठीक है, कॉपर के लिए। ये आप हल करोगे, पूछा है निक्षेपित कॉपर में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। जो कॉपर है उसमें जो निक्षेपित हुआ है यानी W है, उस समय परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो बताओ 1 मोल परमाणु में कितनी संख्या होती है, वही जो आवोगाड्रो संख्या का आप गुणा कर देंगे तो आपको उसके बराबर निकल आएगी, ठीक है। इसे आप कंप्लीट कर लेना। अगर वो मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर के परमाणु की संख्या यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना। देखो कॉपर के जो कॉपर परमाणुओं की संख्या, ठीक है, कॉपर परमाणु की संख्या के लिए आप लाओगे कि N बराबर, ठीक है, N बराबर W अपॉन M और इंटू Na, N मतलब एवोगाड्रो नंबर,
तो इसके लिए W की जो वैल्यू होगी जो तुम निकाल के लाओगे वो कितनी आएगी, इतनी आएगी, ये आंसर लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। उसका मान लगा देना 0.197 बटे m, m जो कॉपर का द्रव्यमान है 63.5 और इनटू एवोगाड्रो संख्या कितनी है 6.022 इनटू 10 टू दी पावर कितना होता है 27, कितना होता है 23 होता है, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका इतना आ जाएगा, इस न्यूमेरिकल को आप कर लेना, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर था इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें पढ़े थे हमने फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम और उसके साथ साथ आंकिक पढ़े थे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर इस तरह के जितने भी टाइप थे अंक के मैंने करा दिए, इससे अधिक टाइप का कोई बोर्ड एग्जाम में ज्यादा कठिन आता नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम वहां पर लेके आएंगे इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव वगैरह, इस तरह के टॉपिक होंगे। तो तब तक आप अपने नोट्स बनाते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।